हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आपको पता ही है कि केमिस्ट्री की सीरीज चल रही थी हमारी, और इसी बीच हम लोग आप लोग ही लाए हैं छोटे छोटे वन शॉट में केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में सबसे पहली चीज तो कि इनका जो नाम होते हैं रदरफोर्ड का, ये अर्नेस्ट रदरफोर्ड है। अर्नेस्ट रदरफोर्ड। और ये जो परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया गया था, ये सन 1911 में प्रस्तुत किया गया था। दूसरी बात हम याद रखेंगे कि जो रदरफोर्ड थे, इन्होंने जो परमाणु मॉडल दिया उसे स्वर्ण पत्र प्रयोग के नाम से जाना जाता है, यानी गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है। यानी इन्होंने क्या करा, एक सोने की बहुत ही पतली पन्नी जिसके ऊपर बहुत सारे एल्फा कणों की बौछार कराई, और एल्फा कणों की बौछार कराकर उससे निकलने वाले जो भी मतलब जो निष्कर्ष निकला, जो रिजल्ट इनको मिला, उसी के बेस पर इन्होंने परमाणु का एक नया मॉडल प्रस्तुत किया था। तो देखो, इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो किस तरह से था। इस तरह से एक सोने की बहुत पतली सी पन्नी ली इन्होंने, इस पर इस तरह से बहुत सारे एल्फा कणों की बौछार कराई। जब सोने की पतली सी पन्नी पर बहुत सारे एल्फा कणों की बौछार कराई गई, तो कुछ एल्फा कण तो ऐसे निकले जो पन्नी में से इस तरह से आर पार निकल गए, बिना रुके आर पार निकल गए इस तरह से। और कुछ ऐसे थे जो अलग अलग कोणों पर चले गए इस तरह से। और केवल एक एल्फा कण ऐसा था जो वापस लौट गया। ये एल्फा कण है, एल्फा कण। आप चाहे तो हिंदी में लिख सकते हैं अल्फा या एल्फा, एक ही बात है, एल्फा कण। और ये गोल्ड फॉइल है, यानी सोने की पन्नी है, गोल्ड फॉइल। तो देखिए आप, जो रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया सोने की पतली पन्नी पर, उन्होंने एक बहुत ही पतली सोने की पन्नी ली और उस पर कुछ धन आवेशित एल्फा कणों की बौछार कराई। जब इन्होंने एल्फा कणों की बौछार कराई तो इन्होंने ये देखा कि कुछ एल्फा कण तो सोने की पन्नी में से आर पार ही निकल गए। उसके अलावा कुछ एल्फा कण ऐसे थे जो, ये देखिए आप, ये अलग अलग कोणों पर, ये देखो कोण बन रहे हैं यहाँ पर, अलग अलग कोणों पर, यानी अलग अलग दिशाओं में चले गए। लेकिन प्रत्येक 12,000 में से केवल एक एल्फा कण ऐसा था जो सोने की पन्नी से टकराकर वापस उसी दिशा में लौट गया। यानी जब इन्होंने लगभग बहुत सारी एल्फा कणों की बौछार कराई, तो इन्होंने ये देखा कि बहुत सारे एल्फा कण तो ऐसे थे जो सोने की पन्नी में से आर पार निकल गए। कुछ एल्फा कण ऐसे थे जो अलग अलग कोणों पर विक्षेपित हो गए, यानी अलग अलग कोणों पर चले गए। लेकिन प्रत्येक 12,000 में से केवल एक एल्फा कण ऐसा था जो सोने की पन्नी से टकराकर पुनः उसी दिशा में वापस लौट गया। ये जो एकमात्र एल्फा कण था जो वापस लौट गया था टकरा के, ये रदरफोर्ड ने बहुत ही सरप्राइजिंग घटना मानी, और इन्होंने ये कहा कि ये तो बिल्कुल उतनी ही सरप्राइजिंग घटना हो गई कि कोई 15 इंच का तोप का गोला किसी पतले से टिश्यू पेपर पे टकराए और टिश्यू पेपर को कोई नुकसान भी ना हो और तोप का गोला वापस लौट जाए। देखो, आपको पता ही है कि तोप के गोले की स्पीड क्या होती है, और टिश्यू पेपर तो एक कागज का बना हुआ पेपर होता है मात्र। तो अगर एक 15 इंच का तोप का गोला किसी पतली सी टिश्यू पेपर पर टकरा रहा है, उसके बाद भी वो वापस लौट जाए, तो ये कितनी सरप्राइजिंग घटना होगी। बिल्कुल उसी तरह से लगभग 12,000 में से एक एल्फा कण जब सोने की पन्नी से टकराया और वापस लौट गया, तो इसको भी रदरफोर्ड ने इतना ही सरप्राइजिंग माना। तो देखो, ये तो कुछ रिजल्ट निकले थे जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, और इस एक्सपेरिमेंट के बेस पर रदरफोर्ड ने बहुत सारे क्या कहते हैं, निष्कर्ष निकाले, मतलब कंक्लूजन निकाले। तो देखो, इन्होंने जो कंक्लूजन निकाले उनकी अगर अपन बात करें,
तो इधर देख लेते हैं अपन, यानी इन्होंने इनको जो रिजल्ट मिले उनसे इन्होंने जो निष्कर्ष निकाले यानी जो कंक्लूजन निकाले, उसकी बात अगर अपन करें फर्स्ट, तो देखो कुछ एल्फा कण आर पार निकल गए। तो देखो कोई भी एल्फा कण आर पार कब निकलेंगे, जब परमाणु के बीच में जगह होगी। भाई आप देखो यहाँ से कोई भी चीज ला रहे हैं, अगर ऐसे टकराएगी तो आर पार नहीं निकलेगी, लेकिन अगर बीच में जगह होगी तो आर पार निकल जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अल्फा कण थे वो सोने की पन्नी में से आर पार इसलिए निकल गए क्योंकि परमाणु के बीच में, या यूं कह दो कि सोने की पन्नी में बीच में क्या थी, खाली जगह। तो अपन इससे क्या निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, खाली होता है, रिक्त होता है। परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है। यानी ये जो रिजल्ट निकले, जिनमें फर्स्ट रिजल्ट देखा अपन ने कि परमाणु में कुछ एल्फा कण आर पार निकल गए, तो वो आर पार क्यों निकल गए, क्योंकि परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, रिक्त यानी खाली होता है। दूसरा हम बात करें, कुछ एल्फा कण अलग अलग कोणों पर चले गए। तो देखो ये अलग अलग कोणों पर क्यों गए, क्योंकि यहाँ सेंटर में परमाणु का नाभिक होता है, और नाभिक क्या होता है, धन आवेशित, क्योंकि नाभिक के अंदर प्रोटॉन्स पाए जाते हैं। तो नाभिक धन आवेशित होता है और एल्फा कण भी धन आवेशित होते हैं। तो सेम चार्ज पार्टिकल होंगे, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव नेगेटिव, तो वो एक दूसरे से प्रतिकर्षित होते हैं, दूर भागते हैं। तो ये इसके पास आएंगे और पॉजिटिव होने की वजह से दूर भागेंगे, तो दूर भागेंगे तो क्या होंगे, अलग अलग कोणों पे विक्षेपित हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि परमाणु के बाह्य भाग में कुछ धनावेश होता है, यानी कुछ धनावेशित भाग इसके देखो अंदर, तो नाभिक तो धनावेश रहता ही है, उसकी वजह से बाहर भी ये धनावेश का प्रभाव महसूस करते हैं, इसीलिए एल्फा कण अलग अलग डायरेक्शन में चलेंगे। अब अगर अपन बात करें तीसरे वाले पॉइंट की, जो अपन ने अभी देखा कि लगभग 12,000 में से एक अल्फा, यहां लिख लेते हैं छोटा सा अल्फा कण। अभी अपन ने देखा कि लगभग 12,000 में से केवल एक अल्फा कण ऐसा था जो सोने की पन्नी से टकराकर वापस लौट गया। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि परमाणु के सेंटर में उसका नाभिक होता है और परमाणु का समस्त द्रव्यमान उसके नाभिक में ही होता है। तो अपन यहां लिख लेंगे कि परमाणु के केंद्र में उसका नाभिक होता है तथा परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान, दो समस्त तो नहीं कह सकते, लगभग 99.98 की समथिंग होता है। अधिकांश मतलब लगभग 99 से 98% के बीच होता है। अधिकांश, परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान उसके नाभिक में ही केंद्रित होता है। ठीक, नाभिक मतलब न्यूक्लियस, यानी परमाणु के सेंटर में उसका नाभिक होता है और नाभिक के अंदर परमाणु का समस्त द्रव्यमान केंद्रित होता है। इसीलिए परमाणु का नाभिक बहुत ज्यादा भारी होता है। इसीलिए नाभिक भारी होने की वजह से जब 12,000 में से केवल एक एल्फा कण इस नाभिक से टकराया होगा तो नाभिक से टकराकर वो वापस लौट गया, क्योंकि नाभिक बहुत ज्यादा भारी होता है। तो इन्होंने ये जो रिजल्ट निकला रदरफोर्ड की एटॉमिक मॉडल से, जो कि इन्होंने एक गोल्ड फॉइल यानी सोने की पन्नी पर एक्सपेरिमेंट किया था, तो उसमें फर्स्ट तो कुछ एल्फा कण तो आर पार निकल गए। तो आर पार क्यों निकल गए, क्योंकि परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, खाली होता है, रिक्त होता है। और कुछ एल्फा कण अलग अलग कोणों पर चले गए, क्योंकि परमाणु के बाहरी भाग में भी क्या होता है, कुछ धनावेश की मात्रा पाई जाती है। तीसरे हमने बात करी कि
लगभग 12,000 में से केवल एक अल्फा कण ऐसा था जो सोने की पन्नी से टकराकर उसी दिशा में वापस लौट गया। तो इसके बारे में रदरफोर्ड ने ये कहा, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि परमाणु के सेंटर में उसका नाभिक होता है और परमाणु का समस्त द्रव्यमान उसके नाभिक में ही होता है, इसीलिए उसका नाभिक जो होता है वो बहुत ज़्यादा हेवी, बहुत ज़्यादा भारी होता है। तो देखो ये सारी चीज़ें इन्होंने बताई, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज़ ये रह गई कि इन्होंने बहुत सारे हद तक सब कुछ बता दिया और इस तरह से इन्हें परमाणु का मॉडल भी दे दिया था कि बीच में ये धन आवेशित नाभिक होता है और इसके बाहर इलेक्ट्रॉन इस तरह से चक्कर लगाते हैं। तो ये नया मॉडल इन्होंने प्रस्तुत कर दिया था कि परमाणु के सेंटर में उसका नाभिक होता है, नाभिक, और ये बाहर के क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन इस नाभिक की चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो इस तरह का मॉडल तो परमाणु का रदरफोर्ड ने प्रस्तुत कर दिया था कि परमाणु एक गोल होता है, सेंटर में उसका नाभिक होता है जो धन आवेशित होता है, यानी उसमें प्रोटॉन्स होते हैं और बाहर की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर इन्होंने ये तो बता दिया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, पर ये यूँ नहीं बता पाए कि अगर ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन धन आवेशित नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाएंगे तो नाभिक क्योंकि भारी है और धन आवेशित है तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो बाहर कक्षाओं में बाहर चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन कभी ना कभी परमाणु के नाभिक में गिर जाएगा और इससे परमाणु स्थायी नहीं रहेगा, लेकिन रियल में तो परमाणु स्थायी होता है। तो ऐसा क्यों है इसके बारे में रदरफोर्ड ने नहीं बताया, तो इसके अंदर ये कमी रह गई थी कि परमाणु की जो स्टेबिलिटी होती है, स्थायित्व होता है, उसके बारे में रदरफोर्ड नहीं बताया।